गुड मॉर्निंग बच्चों, आप पिछली कक्षा में पिछले वीडियो में आपको बताया कि परिवार क्या होता है, परिवार का क्या स्वरूप होता है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। परिवार का स्वरूप जो है वो निर्धारित करता है कि वह किस प्रकार की परिवार की श्रेणी में आता है। परिवार दो प्रकार के बताए गए हैं, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। आज आपको बताऊंगी कि संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं। बच्चों, संयुक्त परिवार की सबसे पहली विशेषता है उसका आकार। संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है क्योंकि उसमें माता पिता, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे, यानी 2 या 3 पीढ़ियाँ या हो सकता है 4 पीढ़ियाँ भी एक छत के नीचे रहती हैं। और यही कारण है कि इसका स्वरूप बड़ा होता है और यहाँ पर रहने वाले सदस्य एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो भी उनके एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होते हैं वो उन्हें पूरी निष्ठा के साथ पूरा करते हैं उन्हें। अगला है समाजवादी संगठन, यानी कि जो संयुक्त परिवार होता है बच्चों, वो समाज का एक छोटा रूप होता है और बच्चे परिवार से ही धार्मिक संस्कार, धार्मिक उत्सव, सांस्कृतिक रीति रिवाज और अन्य प्रकार की चीज़ें जो सदाचार से संबंधित चीज़ें होती हैं, आदतें होती हैं, उन्हें अपने परिवार से ही सीख लेता है और जिसके कारण वो एक अच्छा नागरिक बनता है और समाज के प्रति अपने सारे उत्तरदायित्वों को भली प्रकार निर्वहन करने की उसके अंदर योग्यता आ जाती है। और यही कारण है कि संयुक्त परिवार के जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सामाजिक दृष्टि से उनकी जो श्रेणी होती है वो उच्च श्रेणी में आते हैं। यानी कि सामाजिक क्रियाकलापों में, चाहे वो विवाह हो, मृत्यु संस्कार हो, मुंडन हो या अन्य सांस्कृतिक उत्सव हों, उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अगला जो संयुक्त परिवार का जो गुण है वो है संपत्ति, सामूहिक संपत्ति। यानी कि जो संयुक्त परिवार है बच्चों, उनकी जो संपत्ति है वो समान होती है। यानी कि सभी व्यक्तियों का जो संपत्ति है वो एक साथ होती है, एक ही खाते में जमा होती, एक ही जगह पर जमा होती है और एक ही जगह से खर्च होती है और उस संपत्ति पर, उस धन पर, उस आय पर सबका समान अधिकार होता है। हाँ, ये बात अलग है कि अधिकार भले ही सभी का होता है, लेकिन उसे खर्च मुखिया ही करता है। उसे मुखिया ही, जो घर का मुखिया होगा, जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, वही खर्च करेगा और उसी व्यक्ति के पास घर के सभी सदस्यों की आय एकत्रित होती है और वही व्यक्ति यानी कि उस परिवार का मुखिया ही परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को जानकर उन्हें श्रेणीबद्ध करके जो उचित आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करता है। अगला इसका जो परिवार का जो गुण है वो ये है कि उत्तरदायित्वों का निर्वाह। यानी कि संयुक्त परिवार में चूँकि सभी आयु वर्ग के लोग रहते हैं, बुजुर्ग भी, बच्चे भी, बड़े भी, वहाँ पर संयुक्त परिवार में जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें बड़ों के साथ किस तरह व्यवहार करना है। बड़ों को भी पता होता है कि बच्चों के प्रति हमारे उत्तरदायित्व क्या हैं। वो विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, किस्से, रीति रिवाजों को बच्चों को कहानियों का रूप देकर उन्हें सिखाकर जीवन से रूबरू कराते हैं। यानी जीवन की जो सच्चाई है, जीवन में क्या हो सकता है, हमें किस स्थिति का सामना किस प्रकार करना चाहिए, उन्हें कहानियों के द्वारा ही समझाकर बच्चों को शिक्षा देते हैं ताकि बच्चों में आगे एक अच्छा सामाजिक प्राणी, उच्च श्रेणी का सामाजिक व्यक्ति तैयार कर सकें। बच्चों, संयुक्त परिवार की यही विशेषता है कि माता पिता को अपने बच्चों को सिखाने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि दादा दादी, चाचा चाची सभी साथ में रहते हैं। बच्चों को अच्छी अच्छी आदतें समय समय पर, हर कदम पर बच्चों को सदाचार संबंधी चीज़ें सिखाते रहते हैं, धार्मिक संस्कारों से अवगत कराते रहते हैं, धार्मिक रीति रिवाजों से अवगत कराते रहते हैं। बच्चों को सिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और बच्चों को
देख कर ही बच्चे काफ़ी कुछ समझ जाते हैं। अगला आपका गुण है कर्ता का सर्वोच्च स्थान, यानी संयुक्त परिवार में जो परिवार का मुखिया होता है बच्चों, उसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। सभी उसके द्वारा लिए गए निर्णयों को पूरी तरह पूरी निष्ठा के साथ मानता है। यदि परिवार में किसी को किसी भी वस्तु की आवश्यकता है, कोई परेशानी है, परिवार का मुखिया उसे दूर करने की कोशिश करता है, आवश्यकता को पूरी करने का प्रयत्न पूरा करता है, प्रयत्न ही नहीं वो पूरा करता है। बच्चों, इसके अतिरिक्त जो परिवार का मुखिया होता है, यदि किसी व्यक्ति से, किसी पारिवारिक सदस्य से कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो परिवार का मुखिया उसे दंड भी देता है। यानी एट शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि परिवार के मुखिया को मुख्य स्थान प्राप्त होता है, सभी उसका आदर करते हैं और सभी उसका कहना मानते हैं। अब सामाजिक कर्तव्य, यानी बच्चे, संयुक्त परिवार के बच्चे बड़े सभी, चूँकि उन्हें धार्मिक रीति रिवाजों से उनके जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं घर के, वो अवगत कराते रहते हैं, रीति रिवाजों के बारे में बताते रहते हैं। सामाजिक उत्सव में, चाहे वो कोई धार्मिक उत्सव हो या अन्य रीति रिवाज हो, उनसे परिचित कराते रहते हैं। इसलिए परिवार के सदस्यों में सामाजिक कर्तव्य बोध की भावना बहुत अधिक होती है, वो अच्छे सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। यानी कि संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग सामाजिक होते हैं। अगला है सामान्य आर्थिक स्थिति। चूँकि मुखिया ही ये निर्णय लेता है कि हम क्या आवश्यक है और कौन सी आवश्यकता अनावश्यक है, गौर नहीं है, जिन्हें टाला जा सकता है या जिन्हें ये ज़रूरी नहीं है, अनावश्यक व्यय है, यानी मुखिया ही डिसाइड करता है और वह जो आवश्यक है व्यय उन्हें करता है और जो आवश्यक नहीं है, जो अनावश्यक व्यय है, वह उन्हें नहीं करता है। तो इस कारण लोगों में मितव्ययता की भावना आती है और जब मितव्ययता होती है तो परिवार की आर्थिक स्थिति स्थिर ही रहती है, डगमगाने की संभावना बहुत कम रहती है। यानी संयुक्त परिवार की जो आर्थिक स्थिति है बच्चों, वो नियत रहती है, स्थिर रहती है। और सांस्कृतिक निरंतरता, यानी कि इस परिवार में, संयुक्त परिवार में बच्चों, चूँकि बुजुर्ग भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, तो समय समय पर कभी किसी का जन्मदिन मनाया जाता है, कभी मुंडन संस्कार होता है, कभी कोई धार्मिक उत्सव होता है। यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, धार्मिक कार्यक्रमों की निरंतरता बनी रहती है, जीवन में उल्लास बना रहता है, हमेशा कुछ न कुछ उत्सव आदि मनाए जाते रहते हैं। यानी परिवार में नीरसता नहीं रहती है, हर्षोल्लास बना रहता है। अब बच्चों, संयुक्त परिवार से क्या लाभ होते हैं? बच्चों, इसके कई लाभ हैं। सबसे पहली चीज़ तो बच्चों का लालन पालन बड़ी आसानी से हो जाता है। बच्चों को सदाचार की शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा की जो प्राथमिक अवस्था है वो विद्यालय में वो नहीं सीखता है, वो घर से ही सीखता है। यानी कि जो उसकी प्राथमिक जो अक्षरों का ज्ञान है, धार्मिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो उस अपने परिवार से ही सीख लेता है, उसे बाहर से सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों को आर्थिक संतुष्टि रहती है, आर्थिक रूप से अपने आप को निम्न नहीं समझते हैं, अपने आप को मजबूत समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुखिया पर निर्भर रहते हैं। मुखिया के पास है या नहीं है उसे पता नहीं होता, वो निश्चित है कि मुझे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हमारे घर के जो बड़े हैं वो उसे पूरा करेंगे, उन्हें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं होती। अब कर्तव्यों का ज्ञान, यानी कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं, उनके क्या उत्तरदायित्व हैं, इसका उन्हें ज्ञान होता है। तो बच्चों, आज आपको संयुक्त परिवार का कैसा स्वरूप होता है और इसके क्या लाभ होते हैं आपको बताया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एकाकी परिवार के स्वरूप और उसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।